कंप्यूटर को हिंदी में संगणक भी कहा जाता है। लिख लिया। जो अत्यंत तीव्र गति से गणनाएं करने में सक्षम है। जो अत्यंत मतलब फास्ट तीव्र गति से गणनाएं करने में सक्षम है। कंप्यूटर की फुल फॉर्म बता सकता है कोई? कंप्यूटर्स की फुल फॉर्म अलग सी की अलग। जो अत्यंत तीव्र गति से गणनाएं करने में सक्षम है। कंप्यूटर की फुल फॉर्म हमारे फर्स्ट चैप्टर के मतलब जो मैं पढ़ाती थी उन्होंने कुछ नोट्स बनवा रखे हैं। तो बता दीजिए, कोई बताओ। नहीं, उन्होंने सीपीए पढ़ाया था कि ये सीपीए पढ़ाया था, तो अभी तो वो अटेंड कर चुके हैं लैब में गए हैं, ईमेल क्रिएट करना सिखा दिया। तो मैडम ने आपको इनपुट डिवाइस तक बताया, ठीक है। अब मैं आपको लिखवा रहा हूँ सीपीयू। सीपीयू लिखिए, छोड़ दीजिए इतना। सीपीयू 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 की फुल फॉर्म होती है, लिखिए सीपीयू के बारे में। यह कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। यह कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। यह वह हार्डवेयर होता है। यह वह हार्डवेयर होता है जो सभी प्रोग्राम के निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है। जो सभी प्रोग्राम के निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है। लिख लिया। और अन्य सभी हार्डवेयर को एक साथ मिलाकर कार्य करना सुनिश्चित करता है। और अन्य सभी हार्डवेयर को एक साथ मिलाकर कार्य करना सुनिश्चित करता है। हो गया। सेकंड नंबर डालिए इसी गई। सीपीयू के अंदर आपकी प्राइमरी स्टोरेज होती है, वो लिखिए प्राइमरी स्टोरेज। यह कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी होती है, प्राइमरी। यह कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है। इसे इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। यह कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है, इसे इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। इसके अंदर में रैम और कैशे मेमोरी आती है। इसके अंदर UNDER अंडर में रैम रैम और कैशे CACHE कैशे मेमोरी कैशे मेमोरी आती है।
कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होने का तात्पर्य यह है, कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होने का तात्पर्य यह है कि इसमें स्टोर डाटा, कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होने का तात्पर्य यह है कि इसमें स्टोर डाटा सीपीयू में सीधे पहुंच जाता है। इसमें स्टोर डाटा सीपीयू में सीधे पहुंचा सकते हैं, सीधे पहुंचा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज SECONDARY, SECONDARY सेकेंडरी स्टोरेज। यह मेमोरी डाटा की बहुत बड़ी मात्रा को बड़ी लंबी अवधि तक स्टोर कर सकती है। यह मेमोरी डाटा की बहुत बड़ी मात्रा को बड़ी लंबी अवधि तक स्टोर कर सकती है। फोर्थ पॉइंट, इनपुट डिवाइस। इसके द्वारा यूजर मतलब जो काम कर रहा है, इसके द्वारा यूजर जानकारी और आदेशों को फॉरवर्ड करता है। फॉरवर्ड FORWARD। अगर किसी के पास कोई निर्देश है या कोई इंस्ट्रक्शन है अगर भेजनी है तो वो यूजर के द्वारा जाएगी। यूजर अगर कुछ भी क्लिक कर रहा है तो वो एक इनपुट डिवाइस है। अगर यूजर कीबोर्ड पे कुछ टाइप कर रहा है तो वो भी एक इनपुट है। ठीक है, एग्जाम्पल दोबारा से फिर बोल रहा हूँ मैं, इनपुट डिवाइस इसके द्वारा यूजर जानकारी और आदेशों को फॉरवर्ड करता है। एग्जाम्पल कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन, आदि। ठीक है, कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन आदि। नंबर 5, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस यह वह हार्डवेयर डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस में लिखना, यह वह हार्डवेयर डिवाइस है जिसके द्वारा कंप्यूटर प्रॉब्लम के बाद रिजल्ट को यूजर के सामने दर्शाते हैं। इसके द्वारा कंप्यूटर प्रॉब्लम के बाद जो कंप्यूटर प्रॉब्लम है उसके बाद रिजल्ट को स्क्रीन पर दर्शाया जाता है, या रिजल्ट को यूजर के सामने दर्शाया जाता है। हो गया। एग्जाम्पल मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर। मॉनिटर,
प्रिंटर और स्पीकर। आगे बताओ, जो आपका स्कैनर है वो आपका इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? इनपुट में स्कैनर हो गया, और प्रिंटर आउटपुट। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है वाइवा में। अब लिखो प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इस मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी में लिखो, इस मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। मेन, MAIN, इस मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। यह दो प्रकार की होती हैं। यह दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 रैम, नंबर 2 रोम। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। नंबर 1 रैम, रैम की फुल फॉर्म है रैंडम, RANDOM, रैंडम। एक्सेस, ACCESS, एक्सेस मेमोरी। हो गया? यस सर। रोम, रोम की फुल फॉर्म होगी रीड ओनली मेमोरी। रैम और रोम क्या होते हैं बताओ कोई? रैम और रोम दो टाइप की मेमोरी होती हैं। यस सर। दोनों की फुल फॉर्म मैंने बताई, अब इनका डिस्क्रिप्शन है वो बताओ। सर जो रैम मेमोरी होती है या अस्थायी मेमोरी होती है? रैम। या जो रोम होती है वो अस्थायी मेमोरी होती है। हाँ, ये तो बताया। और इसके अलावा स्थायी और अस्थायी तो पता लग गया। इसके अलावा मतलब स्थायी का मतलब परमानेंट और वो टेम्परेरी। यस सर। बताओ कोई इसके अलावा। नाम से ही पता लग रहा है रीड ओनली मेमोरी। रोम में केवल कोई भी हमने अगर कोई हमारी ड्राइव है केवल हम रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। मतलब कि उस ऐसी डिवाइस या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर या ऐसा कोई प्रोग्राम जिसमें केवल रीड करना, मतलब केवल पढ़ सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते, उस पर वर्क नहीं कर सकते, वो कौन सी मेमोरी होती है? रोम। और जिस पे हम लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं वो क्या होगी? रैम। हमारे जो कंप्यूटर है उसमें रैम भी लगी रहती है, रोम भी लगी रहती है, लेकिन हम वर्क किस पे करते हैं? रैम पर। रोम तो क्या है? एक एक्सटर्नल है कि आपका डाटा उस पर स्टोर हो रहा है और आप उसको रीड कर रहे हैं। लेकिन रैम क्या होता है? रैम होता है आप अपने डाटा को स्टोर करके पढ़ भी रहे हैं, उस पर वर्क भी कर रहे हैं। समझ में आ गया? लिखिए रैम। यह मैडम ने करवाया, ये मैडम ने पाठ नहीं। यह अस्थायी मेमोरी है। यह अस्थायी मेमोरी है। इसमें स्टोर डाटा, यह अस्थायी मेमोरी है। इसमें स्टोर डाटा कंप्यूटर बंद होने पर डिलीट हो जाता है। जिसे कंप्यूटर द्वारा, यह अस्थायी मेमोरी है। यह अस्थायी मेमोरी है। इसमें स्टोर डाटा कंप्यूटर बंद होने पर डिलीट हो जाता है, जिसे कंप्यूटर द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। जिसे कंप्यूटर द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर आपका कंप्यूटर बंद हो गया है, मतलब कि कंप्यूटर बंद होने का मतलब नहीं कि आप सोच रहे हैं कि कंप्यूटर तो बंद हो गई, ऐसा तो नहीं है कि जितने देर भी हम कंप्यूटर हमारा चल रहा है तो वो परमानेंट खुला ही रहेगा।
ये काम है कि अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर काम करते करते आपका कंप्यूटर डायरेक्टली बंद हो चुका, तो आप जिस पे काम कर रहे हैं वो आपका डाटा दोबारा ओपन नहीं होगा। वो क्योंकि हम काम किस पे कर रहे हैं, रैम मेमोरी पे काम कर रहे हैं। बताया था मैंने कि हम जो केवल काम किस पे करते हैं, रैम मेमोरी पे। तो रैम मेमोरी में क्या होता है कि डाटा हमारा वापस नहीं आ सकता। केवल डाटा वही वापस आ सकता है जिस टाइम उसने रीड भी कर लिया होगा, जो डाटा हम राइट कर रहे थे, तो वो डाटा वापसी आ जाएगा। ऐसे डाटा नहीं आएगा कि आपका जहाँ कंप्यूटर शट डाउन हुआ वहीं से डाटा उठा लेगा, ऐसा नहीं होगा। तो यही रैम का मतलब बता रहा हूँ मैं इस तरह से तुम्हें कि डिलीट, अगर तुम्हारा कोई बंद हो गया और वो डिलीट हो गया तो वो डिलीट ही रहेगा, आप उसे उठा नहीं सकते कहीं से भी। तो जिसे कंप्यूटर द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये है वोलेटाइल, VOLATI, वोलेटाइल, VOLATILE, लिख लिया। यह एक वोलेटाइल मेमोरी है। अगर आपसे एग्जाम में जब सेशनल होगा तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रैम और रोम में डिफरेंस क्या है, तो आप दोनों में डिफरेंस बताओगे। आपने अभी तो डिफरेंस बताया कि एक ये अस्थायी मेमोरी है, ये स्थायी मेमोरी है। दूसरा आप बता सकते हो कि एक वोलेटाइल मेमोरी है, वो दूसरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तीसरा आप बता सकते हो कि रैम में हम रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, मतलब लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, इसमें केवल हम रीड कर सकते हैं। चौथा ये बता सकते हो अगर हमारा कोई कंप्यूटर पे हम वर्क कर रहे हैं और कंप्यूटर बंद हो जाता है तो जो बंद होते टाइम जो हमारा डाटा था वो वापस नहीं आ पाएगा, जबकि रीड में वो डाटा हम काम ही नहीं कर रहे हैं, वो तो वापस आ ही जाएगा। ठीक है, ये दो टाइप की होती हैं रैम में, लिखो ये दो प्रकार की होती हैं, एस रैम और डी रैम। यह दो प्रकार की होती हैं, एस रैम और डी रैम। एस की फुल फॉर्म होती है स्टैटिक, STATIC, स्टैटिक, STATIC, स्टैटिक। और डी की फुल फॉर्म होती है डायनेमिक। एस की फुल फॉर्म होती है स्टैटिक और डी की फुल फॉर्म होती है डायनेमिक। ठीक है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन बस ये है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। स्टैटिक और डायनेमिक तो कोई मोस्टली पढ़ते नहीं है, रैम और रोम के बारे में ही फुल नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप कंप्यूटर अगर परचेज करने जा रहे हैं, लैपटॉप परचेज करने जा रहे हैं, तो आपके माइंड में सबसे पहले दो ही चीज़ रहती हैं। जैसे अगर आप फ़ोन लेने जा रहे हैं मोबाइल, तो क्या करोगे, आप उसका ये देखोगे कौन सी कंपनी का है, कितना एंड्रॉयड है, कितना कैमरा है। इसी तरह लैपटॉप में या में भी कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन होती हैं कि आप किस चीज़ को आप देखने जाओगे, उसकी कॉन्फ़िगर क्या होती है। क्वालिफिकेशन क्या है, कॉन्फ़िगर का मतलब सबसे पहले आप दुकानदार से आपसे पूछेगा कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए आपको। ठीक है, तो आप उसे बताओगे कि i5 चाहिए, i7 चाहिए या i9 चाहिए। फिर आप उससे पूछेगा कि किस रैम में चाहिए और कितनी हार्ड डिस्क का चाहिए। तो रैम और हार्ड डिस्क के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो एस रैम और डी रैम की फुल फॉर्म बताई मैंने, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। अब लिखिए आप रोम, ROM, रोम। रोम में लिखिए आप, यह एक स्थायी मेमोरी होती है। यह एक स्थायी मेमोरी होती है। इसमें कंप्यूटर को, यह एक स्थायी मेमोरी होती है, परमानेंट। इसमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले, प्राइमरी प्रोग्राम, इसमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले प्राइमरी प्रोग्राम, PRIMARY, प्राइमरी प्रोग्राम
स्टोर्ड रहते हैं। प्राइमरी प्रोग्राम स्टोर रहते हैं। यह 3 प्रकार की होती है। यह 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 पी रोम। पी की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल। पी रोम, पी की फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल। PROGRAMABLE प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम की आपको पता ही है। फिर आप लिखिए सेकंड पॉइंट ई रोम। ई फॉर एलिफेंट, ई रोम लिख लिया। ई की फुल फॉर्म होती है इरेजेबल। ERASABLE ERASABLE इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी लिख लिया। नंबर 3 EEPROM। EEPROM EEPROM EEP की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक। ELECTRONIC इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। लिख लिया। अब आप लिखिए कीबोर्ड। कीबोर्ड में लिखिए कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जो यूजर द्वारा कार्य में लाई जाती है। जो यूजर के द्वारा कार्य किया जाता है। यूजर द्वारा कार्य किया जाता है। इसमें जो यूजर द्वारा कार्य किया जाता है इसमें टेक्स्ट, नंबर, सिंबल आदि को कंप्यूटर के अंदर इनपुट किया जाता है। कंप्यूटर के अंदर इनपुट किया जाता है। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 की होती हैं। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 की होती हैं। कीबोर्ड की की को चार भागों में बांटा गया है। कीबोर्ड की को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है। नंबर 1 बताएगा कोई? बताओ कोई कीबोर्ड में कौन फंक्शन की। दूसरी और साइन। हाँ और
अर्थमेटिक की। लिखिए, नंबर 1 फंक्शन की, नंबर 1 फंक्शन की, नंबर 2 अल्फा न्यूमेरिक की, नंबर 1 फंक्शन की, नंबर 2 न्यूमेरिक की, फंक्शन की, नंबर 2 अल्फा न्यूमेरिक की, नंबर 3 स्पेस बार की। ये लिख लेना, कीबोर्ड में अगर कोई पूछने लगा सबसे बड़ी की कौन सी होती है, स्पेस बार। कीबोर्ड तो सबने देखा होगा। ऐसा कोई हैंड्स ओपन करो अपना, किसी ने जिसने नहीं किया, कीबोर्ड आज तक नहीं देखा हो जिसने, कोई नहीं है, सबने देखा। स्पेस बार की, और आप लिख लीजिए स्पेशल की। ऐसे तो बहुत सारी होती हैं, बस मेनली तो यही होती हैं आपकी फंक्शन की, न्यूमेरिक की और अल्फ़ाबेटिकल की। अब आप लिखिए, इम्पोर्टेंट है सेशनल पर्पज से, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है उसका थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कंप्यूटर का हार्ट है, जो सीपीयू के अंदर लगा रहता है। अगर किसी कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर अधूरा है। कंप्यूटर में आप चाहे कीबोर्ड लगा लो, चाहे माउस लगा लो, चाहे उसमें पावर सप्लाई कुछ भी कर लो, अगर उसके अंदर हार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कुछ भी नहीं रन होगा, कुछ भी नहीं, मतलब आपको स्क्रीन तक भी नहीं दिखाई देगी। ठीक है, अब यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। ऑपरेटिंग कंप्यूटर के अंदर जितने भी, एक सीपीयू आपने देखा होगा बॉक्सा होता है, उसके अंदर ही सब कुछ होते हैं। उसके अंदर ही आपकी मेमोरी होती है, उसके अंदर ही आपका एएलयू होता है, एक बड़ी किट सी होती है जिसे बड़ी किट को हम कहते हैं मदरबोर्ड। उस मदरबोर्ड के अंदर ही आपका प्रोसेसर लगा रहता है, उस प्रोसेसर में ही हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। आपकी केवल इंडिया में एक ही कंपनी है जो प्रोसेसर बनाती है, आज तक कोई दूसरी कंपनी नहीं आई जिसका प्रोसेसर अलग आता हो। हाँ, नाम तो अलग अलग आते हैं कंपनी के, लेकिन प्रोसेसर केवल एक ही बनाती है, इंटेल। ठीक है, टीवी में ऐड भी देखा होगा। अब आप लिखिए ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी कंप्यूटर को चलाने में ऑपरेटिंग सिस्टम की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। किसी कंप्यूटर को चलाने में ऑपरेटिंग सिस्टम की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे तथा कंप्यूटर के, या ये लिख लेना, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और कंप्यूटर के बीच, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच एक माध्यम का कार्य करता है, मतलब कि एक मीडिएटर का कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर तथा हार्डवेयर के बीच एक माध्यम का कार्य करता है, मीडिएटर का कार्य करता है। हमारी इन्फॉर्मेशन पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगी, ऑपरेटिंग सिस्टम फिर हार्डवेयर के पास लेके जाएगा, फिर हमें स्क्रीन पर दिखाई देगा। ठीक है, इसी तरह से फिर जो स्क्रीन पे है वो भी रिजल्ट हमें इसी तरह से ही आता है, एक तरह से मीडिएटर का काम करते हैं। कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझ सकता, कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझ सकता, यह मशीनी भाषा ही समझ सकता है। कंप्यूटर हमारी भाषा को नहीं समझ सकता, यह मशीनी भाषा ही समझता है। जबकि कंप्यूटर भाषा को नहीं समझे तब तो इस समस्या को ऑपरेटिंग सिस्टम हल करता है। जब
कंप्यूटर की भाषा को हम नहीं समझ पाते, जब कंप्यूटर की भाषा को यूज़र नहीं समझ पाता, जब कंप्यूटर की भाषा को यूज़र नहीं समझ पाता, इस समस्या को ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में ओएस लिखते हैं। इस समस्या को ओएस हल करता है। लिख लिया? अब कोई आओ, एक जना डायग्राम बनाओ। ये वाला है। डायग्राम वही है जो मैंने डेफिनेशन में बोला है। एक यूज़र और हार्डवेयर के बीच में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो मीडिएटर का काम करता है। वो मीडिएटर का काम क्यों कर रहा है? क्योंकि हम कंप्यूटर की भाषा को नहीं समझ सकते। कंप्यूटर जो भाषा है, कंप्यूटर की भाषा 0 और 1 की फॉर्म में है, बाइनरी फॉर्म में। तो ये हमें कन्वर्ट करके देता है जिस भाषा में हम समझ पा रहे हैं। ठीक है। फर्स्टली जो बॉक्स बनाया गया है उसमें इन्होंने लिखा है यूज़र, ठीक है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर हार्डवेयर। इस तरह से कंप्लीट हुआ है डायग्राम ये।